India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। विवादास्पद ट्वीट करने के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार मोहम्मद जुबैर को सीतापुर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जुबैर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, एफआईआर रद्द करने की मांग की। कहा, जान से मारने की मिल रही है धमकी, जल्द राहत की जरूरत। निचली अदालत की 4 साल की सजा को चुनौती देने वाली ओम प्रकाश चौटाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को किया नोटिस जारी। आय से अधिक संपत्ति का है मामला। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी राहत, पद से हटाने की पीआईएल की रद्द। भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में है जैन। गोविंद पानसारे की बेटी और बहू ने बॉम्बे हाईकोर्ट में डाली याचिका। पानसारे की हत्या की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते को स्थानांतरित करने की लगाई गुहार। कहा, राज्य सीआईडी से नहीं चाहते जांच। India Legal presents Courts Roundup. पत्रकार और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को आज दिल्ली पुलिस ने सीतापुर की एक अदालत में पेश किया। अदालत ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उधर मोहम्मद जुबैर ने एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ये एफआईआर हिंदू संतों को नफरत फैलाने वाले कहने को लेकर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जुबैर के वकील ने कहा कि जुबैर को जान से मारने की धमकी मिल रही है, जल्द राहत की जरूरत है। पत्रकार और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने सीतापुर की एक अदालत में पेश किया। जुबैर पर हिंदू संतों के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने और धार्मिक भावना भड़काने का आरोप है। सीतापुर के न्यायिक दंडाधिकारी ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस बाद में जुबैर को वापस दिल्ली ले गई। मोहम्मद जुबैर 27 जून से दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। गिरफ्तारी धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में हुई थी। जुबैर पर धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। इससे पहले 1 जून को हिंदू संत महात्माओं को नफरत फैलाने वाला बताने पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सीतापुर पुलिस ने खैराबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी। सीतापुर पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ खैराबाद में दर्ज एक मामले की पेशी वारंट जारी कर दिया था और आज सीतापुर अदालत में पेश किया गया। उधर मोहम्मद जुबैर ने हिंदू संतों को नफरत फैलाने वाले कहने को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसी के खिलाफ जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने आज इस मामले का उल्लेख जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए किया। वकील ने कहा, हम इलाहाबाद गए थे, हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। आपातकाल पर जमानत मांगी गई है। इंटरनेट पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीठ ने कहा कि मामले को कल या शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जा सकता है। जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने साल 2018 में उनके द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में गिरफ्तार किया था। इस सप्ताह की शुरुआत में उन्हें यूपी पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के संबंध में उत्तर प्रदेश के सीतापुर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। 10 जून 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने यूपी पुलिस की प्राथमिकी को ये कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया था कि जब जांच प्रारंभिक चरण में है तो हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और गलत वीडियो चलाने के मामले में फंसे टीवी एंकर रोहित रंजन की याचिका दाखिल किए बिना सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध कर दी गई, जिसकी वजह से कोर्ट ने रंजन के वकील को फटकार लगाई। एंकर रोहित रंजन के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें एक एफआईआर छत्तीसगढ़ में भी दर्ज की गई थी। जब छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए गाजियाबाद पहुंची तो नोएडा पुलिस ने रंजन को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के मामले में जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इस मामले को 6 जुलाई यानी बुधवार को अवकाशकालीन बेंच के सामने रखा गया था। इस दौरान पता चला कि बिना याचिका दायर करे ही सुनवाई की तारीख दे दी गई है। एंकर रोहित रंजन की याचिका का मामला सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी। हालांकि रोहित रंजन के वकील सिद्धार्थ लूथरा का कहना है कि याचिका को सुनवाई के लिए आज सूचीबद्ध ही नहीं किया गया है, जबकि इस मामले में आज की तारीख दे दी गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रोहित रंजन का मामला हमें सौंपा ही नहीं गया है। मामले से संबंधित फाइलें सीजीआई के ही पास हैं। रोहित रंजन के मामले में जब उनके वकील कोर्ट पहुंचे तो जजों ने जल्दबाजी में ही गुरुवार को सुनवाई की तारीख दे दी, लेकिन बाद में वकीलों ने कोर्ट में बताया कि अभी तो रोहित रंजन की ओर से याचिका भी नहीं लगाई गई है। इस पर रोहित रंजन के सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा को फटकार लगाते हुए जज ने कहा कि इस बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। दरअसल राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और गलत वीडियो चलाने के मामले में एंकर रोहित रंजन के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें एक एफआईआर छत्तीसगढ़ में भी दर्ज की गई थी। जब छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए गाजियाबाद पहुंची तो नोएडा पुलिस ने रंजन को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया था। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। इसी से बचने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। रायपुर पुलिस ने रोहित के खिलाफ जालसाजी समेत 9 धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। ये केस 3 जुलाई को सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया। गाजियाबाद पुलिस से मांग की गई है कि रोहित रंजन को उनके हवाले किया जाए। राहुल गांधी के फर्जी वीडियो के मामले में कांग्रेस ने बुधवार को न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी में न्यूज चैनल और एंकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस के प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने 4 जुलाई को NBDAS के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा, पूरी तरह अवैध, अनैतिक और दुर्भावनापूर्ण प्रसारण था। ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को नोटिस भेजा है। ओपी चौटाला ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट के आदेश को रद्द करने और उन्हें मिली 4 साल कारावास की सजा देने को स्थगित करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट 25 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 मई को सजा सुनाते हुए उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। चौटाला पर साल 1993 से साल 2006 के बीच आय से अधिक संपत्ति जुटाने का दोषी साबित हुआ था। विशेष न्यायाधीश ने कहा था कि सभी साक्ष्यों और दस्तावेज से स्पष्ट है कि चौटाला ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। दोषी इसका साक्ष्य नहीं दे पाया और गवाहों और दस्तावेजों से साबित होता है। सीबीआई साबित करने में सफल रही कि उन्होंने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है। सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार चौटाला 1993 से साल 2006 के बीच आय के अपने वैध स्रोत से अधिक की संपत्ति एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं। मई 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने 3.6 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी। चौटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी ठहराया गया था। 2008 में चौटाला और 53 अन्य पर 1999 से साल 2000 के बीच हरियाणा में 3206 जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आरोप लगाए गए थे। जनवरी 2013 में अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 10 साल की कारावास की सजा सुनाई थी। चौटाला को 3000 से अधिक अयोग्य शिक्षकों की अवैध रूप से भर्ती करने का दोषी पाया गया था।
वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में कहा गया है कि हिरासत में होने के बावजूद सत्येंद्र जैन कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं ले रहे हैं। उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें उन्हें गंभीर सजा मिल सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क की थी। इसमें किचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल एम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल थी। जैन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया या खरीदा था। उन्होंने कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16 करोड़ 39 लाख रुपए के काले धन को भी सफेद किया था। जैन के पास प्राय इंडो और किचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 में केजरीवाल सरकार के मंत्री बनने के बाद जैन के सभी शेयर उनकी पत्नी के नाम कर दिए गए थे। मामला सामने आने के बाद गिरफ्तारी के बाद जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के कागजात दिखाकर जैन से सवाल पूछे तो उन्होंने कोरोना के कारण याददाश्त चले जाने का दावा किया। ईडी ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ही अदालत को ये बात बताई थी। इधर दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने साल 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़े षड्यंत्र के मामले में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को दी गई जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील को गुरुवार को एक खंडपीठ में स्थानांतरित कर दिया। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा पुलिस की अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें इशरत को जमानत दिए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसके अलावा मामले की सुनवाई 11 जुलाई को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ के समक्ष होगी, जो वर्तमान में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत अपीलों से संबंधित है। एक निचली अदालत ने 14 मार्च 2020 के दिल्ली हिंसा में कथित बड़ी साजिश से जुड़े एक मामले में इशरत को जमानत दे दी थी। आरोपी को जमानत देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि वो ना तो पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगों के लिए शारीरिक रूप से मौजूद थी और न ही वो किसी समूह का हिस्सा थी। इशरत जहां को 26 फरवरी 2020 को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने गिरफ्तार किया था और उस पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। अभियोजन पक्ष के मुताबिक इशरत जहां अन्य आरोपियों के संपर्क में थी, जिनके साथ उसका कोई संबंध नहीं था और ये केवल दंगा करने की साजिश के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए ही था। पुलिस ने कहा कि इशरत जहां 26 फरवरी को खुरेजी खास इलाके में विवादास्पद नागरिकता अधिनियम के विरोध में जुटी हुई थी और पुलिस द्वारा उन्हें सड़क खाली करने के लिए कहने के बाद भीड़ को रोकने के लिए उकसाया गया। पुलिस ने दावा किया कि उसके उकसाने पर भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गोविंद पानसरे की हत्या की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते को स्थानांतरित करने की मांग की गई। पानसरे की बेटी और बहू ने याचिका दायर कर मामले की जांच कर रही महाराष्ट्र आपराधिक जांच विभाग सीआईडी से एटीएस को जांच स्थानांतरित करने की मांग की है। पानसरे की ओर से पेश हुए वकील अभय नेवागी ने जस्टिस रेवती मोहित डेरे और वीजी बिष्ट की बेंच के समक्ष दावा किया कि पानसरे और नरेंद्र दाभोलकर, एमएम कलबुर्गी और गौरी लंकेश जैसे अन्य कार्यकर्ताओं की हत्याओं में एक बड़ी साजिश है, जिसकी जांच होनी चाहिए। नेवागी ने यह भी कहा क्योंकि दाभोलकर का मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका है, इसलिए जांच को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, लेकिन पानसरे का हो सकता है। पीठ ने राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि चारों हत्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं और इन हमलों का मास्टरमाइंड आम है। याचिका में कहा गया है कि इसलिए सभी अपराधों के मास्टरमाइंड को खोजने के लिए एटीएस को जांच स्थानांतरित करने के लिए आवेदक को दायर करने के लिए विवश है। दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में हत्या कर दी गई थी, जबकि पानसरे को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 16 फरवरी 2015 को गोली मार दी गई थी, जिसके 4 दिन बाद उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जबकि कन्नड़ विद्वान कलबुर्गी को 30 अगस्त 2015 को गोली मार दी गई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने आईपीएस की धारा 467, 468 और 471
सपठित धारा 406 और 420 के तहत अपराधों के लिए प्रतिवादी अभियुक्त की जमानत रद्द करने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इस आधार पर जमानत रद्द करने से इंकार किया कि आवेदक बैंक ने बहुत पहले ही संपत्तियों पर प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया था। हालांकि इन संपत्तियों के संबंध में बैंक लगभग 6 वर्षों में आगे नहीं बढ़ा है। हाईकोर्ट ने महसूस किया कि उसे सत्र न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिसने साल 2016 के आदेश के तहत आरोपी को जमानत दे दी थी। जस्टिस विपुल पंचोली ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी ने रुपयों का लोन लिया था और एफआईआर दर्ज करने की तिथि पर कुछ राशि बकाया थी। प्रतिवादी द्वारा ये विरोध किया गया कि अदालत में कुछ संपत्तियों को पुनर्भुगतान के उद्देश्य से बेचने के लिए अंडरटेकिंग किया गया है, जिसे सत्र न्यायालय ने कुछ शर्तों पर अग्रिम जमानत दे दी थी। कोर्ट के इस आदेश को पहले ही अमल में लाया जा चुका है, इसलिए आवेदन को खारिज किया जाना चाहिए। जस्टिस पंचोली ने कहा, यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि आवेदक बैंक ने पहले ही सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और कुछ इकाइयों का प्रतीकात्मक कब्जा पहले ही आवेदक बैंक को दिया जा चुका है। हालांकि वर्तमान की पेंडेंसी के दौरान कार्रवाई यानी लगभग कुछ सालों की अवधि के लिए आवेदक बैंक ने उस संबंध में आगे नहीं बढ़ाया। इस प्रकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवेदक बैंक ने पहले ही उचित कार्रवाई शुरू कर दी। संबंधित न्यायालय तथ्यों और उसके सामने रखी गई सामग्री पर विचार करने के बाद उचित आदेश पारित करेगा। इस आधार पर बेंच ने अर्जी को खारिज कर दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शादी का झूठा वादा करके 3 साल से महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी पुलिस कांस्टेबल को अग्रिम जमानत देने से रद्द कर दी। जस्टिस एचपी संदेश की एकल न्यायाधीश की पीठ ने आगे कहा कि निचली अदालत ने अग्रिम जमानत के स्तर पर एक राय बनाने में गलती की थी कि याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता ने सभी 3 सालों के लिए आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। ये सहमति से संबंध का मामला है। कोर्ट ने कहा, शिकायत में लगाए गए आरोपों के बारे में आदेश में किसी भी चर्चा के अभाव में सत्र अदालत ने एक राय बनाई कि ये एक सहमति से संबंध का मामला है, क्योंकि आरोपी के साथ शारीरिक संबंध रखती है और ये आधार नहीं हो सकता, भले ही शिकायतकर्ता का चरित्र खराब हो। पीड़िता ने आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये शिकायतकर्ता का मामला है कि आरोपी ने एक पुलिस कांस्टेबल होने के नाते उससे वादा किया था कि वो उससे शादी करेगा और इस आड़ में उसने साल 2019 से फरवरी 2022 में शिकायत दर्ज करने तक लगातार उसके साथ यौन शोषण किया, लेकिन उसने शिकायतकर्ता से शादी नहीं की। कथित आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 438 के तहत याचिका दायर करके सत्र कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अग्रिम जमानत दी गई थी कि शिकायतकर्ता की उम्र लगभग 27 साल है और इन सभी 3 वर्षों के लिए प्रतिवादी नंबर 2 के साथ शारीरिक संबंध में थी, जो कि सहमति से संबंध बनाने का मामला है। पीठ ने कहा, अदालत सीआरपीसी की धारा 439(2) के तहत जमानत रद्द करने के लिए शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। 2 परिस्थितियों में, एक कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन के संबंध में और दूसरा जब ट्रायल कोर्ट ने कोई विकृत और मनमौजी आदेश पारित किया हो। वर्तमान मामले में हाईकोर्ट ने पाया कि सत्र न्यायालय ने याचिकाकर्ता की शिकायत की सामग्री पर चर्चा किए बिना जमानत याचिका पर विचार करने के चरण में सहमति संबंध मान लिया था। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.